ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जो पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। रेडियो एक्टिव तूफान, गिरते मीटियोर्स और भयानक अर्थक्वेक्स ने इंसानों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। लेकिन इसी कोहराम के बीच उम्मीद की किरण लाती है एक जगह जिसका नाम था क्रेटर। पर यहाँ पहुँचना उतना ही मुश्किल था जितना मरने के बाद वापस जिंदा होना। अब आखिर इंसानियत जिंदा रहेगी या ये उसका आखिरी सफर होगा? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि माहौल गर्म के साथ नरम भी होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि क्लार्क कॉमेट के टकराने से पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यह तबाही इतनी भयानक थी कि 5 साल बीत जाने के बाद भी दुनिया पहले जैसी नहीं हो पाई। धरती के चारों ओर अब भी उस विनाशकारी धमाके का मलबा घूम रहा है जो कभी कभी आसमान से गिरकर तबाही मचा देता था। इस महाविनाश के बाद भी कुछ लोग जिंदा बच गए थे। गिड्डी परिवार भी उन्हीं में से एक था जो कि अब दूसरे बचे हुए लोग के साथ ग्रीनलैंड के एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर रह रहा था। बंकर में रहने वाले लोग धीरे धीरे दोबारा नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत अब पूरी तरह से बदल चुकी थी क्योंकि कई इलाकों में रेडिएशन ने सारी जमीनों को जला दिया था। इसी वजह से इंसान अब अपना ज्यादातर समय जमीन के नीचे ही बिताते थे। अब 5 साल बीत जाने के बाद इंसान इन हालातों में ढल चुके थे। तभी हमें जॉन गिड्डी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अब एक इंजीनियर है और एक्सप्लोरर बन चुका है। एक दिन जॉन को खास मिशन पर भेजा जाता है। तभी इलाके की जांच करते वक्त उसे जमीन में एक नई दरार खुलती हुई दिखाई देती है जहां से लावा बह रहा था। फिर जांच करते करते जॉन समुद्र की तरफ पहुंचता है जहां उसे कुछ लाइफ बोट्स और किनारे पर पड़ी एक तबाह हो चुकी क्रूज शिप दिखाई देती है। वो सभी बोट्स को चेक करता है लेकिन सब कुछ खाली होता है, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अब कुछ काम की चीजें ढूंढने की उम्मीद में जॉन उस क्रूज शिप के अंदर जाता है, पर तभी बेस से उसे एक चेतावनी मिलती है कि कभी भी एक खतरनाक तूफान उसकी तरफ बढ़ सकता है। हालांकि उसे वहां पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इसी दौरान जॉन को जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो आखिरकार अपना मास्क उतार देता है। शिप के अंदर छानबीन करते समय जॉन को एक किताब के अंदर एक सूखा हुआ फूल मिलता है। तभी बेस से उसे एक और मैसेज मिलता है कि तूफान आ चुका है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसे तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो भागते हुए जहाज से बाहर आता है और देखता है कि वो भयानक तूफान ठीक उसके पीछे है। अब अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉन बेस की ओर भागता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो, जिस पर बेस के लोग दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी जानते थे कि इसे ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकते क्योंकि अगर जरा सी भी देरी हुई तो रेडियो एक्टिव तूफान अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही जॉन बेस के थोड़ा करीब आ जाता है तो वो कहता है कि दरवाजा बंद कर दो और आखिरी पलों में बंद होते हुए दरवाजे के अंदर कूद जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन की वाइफ एलिसन को दिखाया जाता है जो कि अब बेस की लीडर बन चुकी थी। दरअसल यहाँ सभी लीडर्स की एक मीटिंग चल रही थी जहाँ एडम जो कि एक सीनियर लीडर था वो सबको बताता है कि हमारे पास बहुत कम सप्लाईज बची हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल तक हम बेस के बाहर खेती करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी डॉक्टर अमीना साफ शब्दों में कहती है कि यह मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके मुताबिक अब ये बेस लंबे समय तक रहने लायक नहीं बचा था और उन्हें अब हवा के रास्ते यहाँ से निकलना होगा। पर समस्या ये थी कि कनाडा और अमेरिका पूरी तरह से तबाह हो चुके थे और आइसलैंड तो मानो नक्शे से ही गायब हो गया हो। तभी एलिसन कहती है कि उसने सुना है कि वेस्टर्न यूरोप अभी भी काफी हद तक सुरक्षित है क्योंकि वहाँ तूफान कम आते हैं। लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि वहाँ अब भी रेडिएशन मौजूद है और थोड़ी सी रेडिएशन भी लंबे समय में जानलेवा साबित हो सकती है। तभी यहाँ कोई पूछता है कि उस क्रेटर का क्या सीन है, जिस पर डॉक्टर अमीना समझाती है कि वेस्टर्न यूरोप में जहाँ कॉमेट का मेन हिस्सा गिरा था वहाँ एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है। साथ ही टकराव से बने ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां रेडियो एक्टिव हवाओं को रोकने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अमीना और उनकी टीम के मुताबिक यही वजह थी कि वो इलाका नई जिंदगियों के पनपने के लिए सबसे बेहतर जगह बन सकता था। लेकिन तभी एक जनरल उन्हें चेतावनी देता है कि वो जगह ग्रीनलैंड से बहुत दूर है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में भयानक लड़ाइयां चल रही हैं। अब मीटिंग खत्म होने के बाद जॉन एक साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है जहां डॉक्टर उससे पूछता है कि इस नई जिंदगी के साथ तुम खुद को कैसे संभाल रहे हो, जिस पर जॉन उसे जवाब देता है कि अब वो इन हालातों का आदी हो चुका है। इसके बाद डॉक्टर उसे सलाह देता है कि उसे अपनी पार्टनर से हर बात खुलकर शेयर करनी चाहिए। तभी अचानक पूरा बंकर जोर जोर से हिलने लगता है और कुछ पलों के लिए सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, जिसके बाद जनरल सबको भरोसा दिलाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब ये बंकर क्लार्क कॉमेट जैसे भयानक इम्पैक्ट को झेल चुका है तो एक भूकंप तो इसका क्या ही बिगाड़ लेगा।
इसके बाद एलिसन एक अहम सवाल उठाती है कि जो डिस्ट्रेस सिग्नल हमें मिल रहे हैं उनका क्या, लेकिन एडम कहता है कि हम और ज्यादा लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बंकर पहले ही पूरी तरह से भर चुका है। लेकिन एलिसन इस बात से सहमत नहीं होती है। वो कहती है कि वो किसी को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। वो कहती है कि इसका फैसला वोटिंग से किया जाए और आखिरकार ज्यादा लोग रेस्क्यू के पक्ष में वोट करते हैं, जिसके बाद जनरल ऐलान करता है कि वो कल एक रेस्क्यू टीम को भेजेगा। वहीं दूसरी तरफ बंकर के अंदर एलिसन और जॉन का बेटा नेथन स्कूल में पढ़ रहा था। नेथन को स्टार्स में काफी दिलचस्पी थी। तभी उसकी क्लास में टीचर बच्चों को बताता है कि सैमरा कॉमेट का एक हिस्सा अब भी धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में फंसा हुआ है और उसी वजह से पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बन चुकी है। इसी बीच जॉन अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पानी के पाइपलाइन सिस्टम को ठीक कर रहा होता है। काफी मेहनत के बाद जॉन और उसका दोस्त पाइपलाइन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में एलिसन अपने बेटे नेथन के साथ कम्युनिटी हॉल में आती है, जहां उन्हें जॉन भी मिल जाता है। जॉन मुस्कुराते हुए एलिसन को वो फूल देता है जो उसे क्रूज शिप में मिला था। एलिसन जॉन के एक्सप्लोरेशन मिशन को लेकर चिंतित होती है क्योंकि हर बार जॉन खुद को रेडिएशन के खतरे में डालता है, लेकिन फिर भी वो उसके एफर्ट्स को देखते हुए उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद दोनों अपने बेटे नेथन से बात करते हैं, जहां एलिसन बताती है कि नेथन को बाहर देखा गया था। इतना सुनते ही जॉन भड़क जाता है और नेथन को डांटते हुए उससे कहता है कि बाहर जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब नेथन पूछता है कि क्या मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, तो जॉन और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तभी एलिसन कहती है कि नेथन भी पूरा अपने पिता पर गया है। बाहर इतना बड़ा खतरा है ये पता होने के बावजूद भी ये बाहर जाने की जिद कर रहा है। अब रात में जब नेथन अपने कमरे में जाता है तो वो स्टार्स को देखता है। दरअसल उसने अपनी चादर में छोटे छोटे छेद कर रखे थे ताकि वो तारामंडल का मजा कमरे में ही ले सके। अगले दिन रेस्क्यू मिशन के लिए एक टीम रवाना कर दी जाती है। लीडर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स पूरे मिशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं। टीम अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करती है और लोगों को बचाकर वापस बेस की ओर लौट रही होती है। उधर जॉन अपने काम पर जाता है और अपने दोस्त को काफी परेशान हालत में देखता है। तभी जॉन की दीवार में एक नई दरार बनती हुई दिखाई देती है, जो कि एक और खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। इसी बीच रेस्क्यू टीम बेस से कांटेक्ट करके दूसरी लोकेशन पर जाने की परमिशन मांगती है, जहां और लोग फंसे हुए थे। एडम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि हम और लोगों को अंदर नहीं ले सकते हैं। लेकिन एलिसन चाहती थी कि इस पर फिर से चर्चा की जाए। तभी अचानक रेस्क्यू टीम से संपर्क टूट जाता है एंड सडनली पूरा बंकर जोर जोर से हिलने लगता है। एक ही झटके में बिजली चली जाती है और दीवारों में भयानक दरारें पड़ने लगती हैं। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार सुनाई देती है। हर कोई एक दूसरे को बचाने की कोशिश करता है, जबकि पूरा बंकर ढहने की कगार पर पहुंच जाता है। काफी देर बाद जब भूकंप रुक जाता है तो जॉन अपने दोस्त की मदद से किसी तरह खड़ा होता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी पत्नी की तरफ भागता है, उसे संभालता है। उसके लिए राहत की बात यह थी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। इसके बाद वो दोनों घबराए हुए अपने बेटे नेथन को ढूंढने लगते हैं और उन्हें नेथन भी बिल्कुल सही सलामत मिलता है। वो उससे कहते हैं कि जल्दी से सारा जरूरी सामान उठाओ और खासकर अपनी इंसुलिन लेना मत भूलना। दरअसल नेथन डायबिटिक था। जॉन तुरंत कुछ एक्स्ट्रा मास्क अपने साथ लेता है। अब इसके बाद मास्क पहनकर वो बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन एग्जिट गेट पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि सब अपनी जान बचाने के लिए टूट पड़े थे। तभी जॉन उन्हें एक दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है, लेकिन हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं जब वो रास्ता मलबे की वजह से बंद हो जाता है। फिर भी किसी तरह वो नीचे के रास्ते से रेंगते हुए बाहर निकल जाते हैं और देखते हैं कि बाहर का मंजर तो और भी डरावना होता है। चारों तरफ लोग समुद्र की ओर भाग रहे थे, मानो वही अब एकमात्र रास्ता बचा हो। इसी अफरा तफरी में कुछ पल के लिए वो अपने बेटे नेथन को खो देते हैं। उनकी घबराहट बढ़ रही थी कि तभी उन्हें नेथन दिख जाता है, जो डॉक्टर अमीना की मदद कर रहा होता है। इसके बाद सभी एक साथ होकर समुद्र की तरफ भागते हैं, लेकिन यहाँ हालात और भी डरावने थे। लाइफ बोट्स पहले से ही लोगों से भर चुकी थी। हर कोई किसी न किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी जॉन देखता है कि कुछ लोग एडम से उसका मास्क छीनने की कोशिश कर रहे हैं। बिना एक भी पल गवाए जॉन और एलिसन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी अफरा तफरी में कोई जॉन का ही मास्क चुरा लेता है। अब किसी तरह वो इस भीड़ से बाहर निकलते हैं और उन्हें एक खाली लाइफ बोट दिखाई देती है। बिना देर किए तीनों जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं, जिसके बाद दरवाजा बंद कर दिया जाता है। हालांकि बाहर से अब भी लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अब पायलट तुरंत बोट को किनारे से दूर ले जाने लगता है और तभी अचानक एक शख्स चिल्लाता है कि वेव आ रही है और सामने आ रही थी एक विशाल लहर। कुछ ही सेकंड्स में सुनामी किनारे पर खड़े लोगों का सफाया कर देती है
लेकिन सौभाग्य से उनकी लाइफ बोट इस लहर को झेल लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आगे जाएं तो जाएं कहां। उनके पास अब सिर्फ एक ही हफ्ते का सामान बचा हुआ था। काफी सोच विचार करने के बाद वो फैसला करते हैं कि वो लोग इंग्लैंड की तरफ बढ़ेंगे। इसी दौरान जॉन को महसूस होता है कि अब आसपास रेडिएशन का इफेक्ट कम है, जिसके बाद वो सबको बताता है कि अब वो लोग अपना मास्क उतार सकते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे समुद्र में मौजूद लाइफ बोट में कुछ तकनीकी दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन जॉन, जो कि एक इंजीनियर था, वो अपनी समझदारी से बोट को ठीक कर देता है। रात होते ही नाथन आसमान में देखता है जहां ऊपर अब भी एक कॉमेट का मलबा पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसा हुआ था। नाथन अपने पिता को भी आसमान में स्टार्स दिखाता है। थोड़ी देर बाद अचानक आसमान से एक विशाल उल्कापिंड यानी मेटियोर गिरता हुआ दिखाई देता है। सब हैरान होकर बस यही सोचते रह जाते हैं कि ये आखिर गिरेगा कहां। फिर अगली सुबह एक नई मुसीबत सामने आती है। इनकी लाइफ बोट अचानक रुक जाती है। बोट चालक बताता है कि फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनकी किस्मत समुद्री लहरों के भरोसे होती है और यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। अब बोट में बैठे लोग बेचैन और चिड़चिड़े होने लगते हैं। तभी अचानक बोट किसी चीज से टकरा जाती है। अब जब सब नीचे उतर कर देखते हैं तो उन्हें पानी के नीचे बनी एक बड़ी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जॉन हैरान होकर कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूं, और वो जगह होती है लिवरपूल। यह पूरा शहर नहीं था क्योंकि इसका आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। अब वो लोग एकजुट होकर बोट को जमीन की तरफ खींचते हैं। बोट से उतरते ही सबको एहसास होता है कि उन्हें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कुछ दूर इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और ये उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं, जिसके बाद आखिरकार इन्हें एक रेस्क्यू बंकर मिल जाता है। लेकिन यहाँ का नजारा और भी भयानक था क्योंकि हर गेट पर मिलिट्री तैनात थी। अब जॉन और एलिसन गेट पर जाकर बताते हैं कि वो लोग ग्रीनलैंड के एक बंकर से आए हैं और यहाँ पर रहना चाहते हैं, जिस पर सैनिक उनसे आईडी दिखाने को कहते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि सिर्फ एलिसन के पास ही आईडी कार्ड था, बाकी सबका सब कुछ खो चुका था। सैनिक बिना आईडी के किसी को भी अंदर जाने देने से मना कर देते हैं। तभी पीछे खड़ी भीड़ धक्का मुक्की करने लगती है और अचानक हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। बेकाबू भीड़ को देखकर सैनिक एडम को गोली मार देते हैं और दरवाजा बंद करने के लिए और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच सभी लोग अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं और उसी समय दूर आसमान में एक रेडियो एक्टिव तूफान दिखाई देता है। जॉन तुरंत डॉक्टर अमीना से कहता है कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। चारों मिलकर एक गुजरती हुई कार को रोकते हैं और उससे लिफ्ट मांगते हैं, जिस पर ड्राइवर उनसे कहता है कि इसके बदले मुझे क्या दोगे। वो जॉन से उसकी घड़ी मांगता है। जॉन बिना सोचे समझे अपनी घड़ी उतार कर उसे दे देता है, जिसके बाद कार तेजी से आगे बढ़ती है और वो लोग रेडियो एक्टिव तूफान से बाल बाल बच जाते हैं। आगे रास्ते में डॉक्टर अमीना पूछती है कि क्या पूरी दुनिया ही अब ऐसी हो चुकी है, जिस पर ड्राइवर भारी आवाज में जवाब देता है कि अब ये दुनिया रहने लायक नहीं रही। उसके मुताबिक अब लोग जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तूफान अचानक कहीं से भी आ जाते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि अब हम लंदन की तरफ जाएंगे। तभी एलिसन बताती है कि लंदन में उसकी एक दोस्त है जिसका नाम मैकेंजी है। उनकी 8 महीने पहले ही बात हुई थी और तब मैकेंजी के पास जीने के लिए हर जरूरी चीज मौजूद थी। इसी दौरान नाथन डॉक्टर अमीना से पूछता है कि क्या आपको सच में लगता है कि वो क्रेटर असली है, जिस पर डॉक्टर अमीना जवाब देती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो नाथन को समझाती है कि डायनासोर्स भी एक एस्टेरॉयड की वजह से ही खत्म हुए थे, लेकिन उसी विनाश के बाद नई जिंदगी ने जन्म लिया। अगर वो तबाही ना होती तो शायद आज इंसान भी मौजूद ना होते। ड्राइवर कुछ पलों के लिए चुप हो जाता है। फिर वो बताता है कि वो लोग अब लंदन से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। इसी दौरान जॉन ड्राइवर से बात छेड़ता है और कहता है कि वो क्रेटर सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में वो बस एक फेरी टेल है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाथन अपने पिता के पास जाता है और तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। जॉन चिल्लाता है कि किसी चीज को पकड़ लो। वो तुरंत नाथन को जकड़ लेता है और साथ ही पास में खड़े एक पेड़ को जकड़ लेता है। आसमान से अनगिनत मीटियोराइट्स गिरने लगते हैं। ये दोनों मजबूती से पकड़ बनाकर खड़े रहते हैं और धीरे धीरे सब कुछ हद तक शांत हो जाता है। तभी जॉन देखता है कि ड्राइवर अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहा है। जॉन उसे चेतावनी देता है कि वहाँ पे मत जाओ, उल्कापिंड अभी भी गिर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर उसकी एक भी नहीं मानता और कहता है कि मेरी गाड़ी ही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ ही पलों में उल्कापिंड सीधे उससे टकरा जाता है। अब एक बार जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो लोग बाहर निकलते हैं, कार से अपना जरूरी सामान उठाते हैं और लंदन की ओर पैदल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं मैकेंजी के घर, जहां वो गन लिए खड़ी होती है। लेकिन जब वो उन्हें देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो खुले दिल से उनका स्वागत करती है।
अंदर जाने पर पता चलता है कि मैकेंजी का घर अल्जाइमर का अड्डा बना हुआ है और मैकेंजी को उल्का पिंड के बारे में कोई खबर नहीं है। रात को जॉन मैकेंजी से क्रेटर के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैंने भी बस अफवाहें ही सुनी है, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी अचानक दूर कहीं से गन फायर की आवाज आती है, लेकिन मैकेंजी उसको बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लंदन बिल्कुल सेफ है। रात में एलिसन को जॉन की बहुत जोर जोर से खांसने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उसे देखने उसके पास जाती है और वो देखती है कि जॉन को खांसी में खून आ रहा है, जिसके बाद जॉन सारा सच बताता है कि रेडियो एक्टिव हवा में काम करते करते उसकी सेहत पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब उसके पास सिर्फ 6 हफ्ते ही बचे हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी चिंता करो। फिर एलिसन कहती है कि ये तो एक हॉस्पिटल है, यहाँ तुम्हारा इलाज हो सकता है। लेकिन जॉन ठान चुका था कि वो यहीं मरना नहीं चाहता। अपने आखिरी दिनों को वो अपने परिवार के साथ उस क्रेटर पर बिताना चाहता था। अगले दिन ये लोग आगे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ मैकेंजी इन्हें एक कार और कुछ जरूरी सप्लाईज देती है, साथ में गन भी देती है और जल्द ही यहाँ से निकलने को कहती है। अब आगे इन्हें इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए किसी बोट की जरूरत होगी। अब चूंकि गाड़ी का सफर काफी लंबा था, इसलिए ये लोग आपस में गेम्स खेलकर अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन तभी अचानक अमीना पर गोली चलती है। कोई उनसे कार छीनने के लिए उन पर हमला कर रहा होता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत कार से उतरते हैं और जॉन गन उठाकर फायर बैक करता है। तभी एक बंदा पीछे से हमला करता है, लेकिन जॉन जल्द ही उसे ढेर कर देता है। अचानक जॉन की गोलियां खत्म हो जाती है और तभी एक और आदमी उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी एलिसन मर चुके आदमी की गन से गोली चला देती है। वो नेथन को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन वो अमीना को नहीं बचा पाते। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर वो उसे जमीन में दफनाते हैं और जॉन कुछ शब्द कहकर उसे श्रद्धांजलि देता है। तभी नेथन अपने पिता से पूछता है कि पापा, हम मरे हुए लोगों के लिए क्यों प्रे करते हैं? जिस पर जॉन जवाब देता है कि ये उनकी आने वाली जिंदगी की दुआ के लिए होता है। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद ये लोग इंग्लिश चैनल के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद समुद्र पूरी तरह से गायब हो चुका था और अब यहाँ ग्रेट ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक ठोस जमीन रह गई थी। बस अच्छी बात सिर्फ ये थी कि इन्हें कार छोड़ने की जरूरत नहीं थी और ये लोग धीरे धीरे अब फ्रांस की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद ये लोग देखते हैं कि सभी गाड़ियां आगे जाकर रुक चुकी हैं, क्योंकि सामने एक बड़ी सी कैनियन मौजूद है। ये लोग कार से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं कुछ लोगों ने कैनियन को पार करने के लिए एक पुल तैयार कर लिया था, जिसके बाद अब ये लोग भी पुल के सामने पहुंचते हैं। लेकिन नेथन डर के मारे पुल पार करने से हिचकिचाता है, जिस पर जॉन उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि हिम्मत रखो, हम सब साथ हैं। जिसके बाद धीरे धीरे पुल को पार करना शुरू करते हैं। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिस वजह से हर एक कदम इन्हें डरा रहा था, पर ये कैसे न कैसे पुल पार करके सेंट्रल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि इन्हें अभी कुछ और पुल पार करने थे। अब ये सीढ़ियों वाले पुल पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही उसके बीच में पहुंचते हैं, अचानक एक और भूकंप आ जाता है। लेकिन किसी तरह इस झटके को सहकर ये आगे की ओर बढ़ते हैं, पर यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलता है और अचानक रस्सियों वाला पुल टूट जाता है, जिसकी वजह से कई लोग नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब सीढ़ियों वाला पुल हिलने लगता है, जिसे देखकर एक आदमी पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे लोग मौजूद होने की वजह से उसका रास्ता ब्लॉक हो चुका था। पुल के टूट जाने के डर को देखकर वो दूसरे पुल पर कूद जाता है और अनजाने में नेथन से टकरा जाता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म टूटने लगता है, नेथन तुरंत ही सीढ़ी को पकड़ लेता है और जॉन भी अपने बेटे की मदद करता है। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और पूरा स्ट्रक्चर कैनियन के अंदर समा जाता है। अब ये लोग पैदल पैदल ही फ्रांस की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आसपास सब कुछ बर्बाद होने के कारण इन्हें अंदाजा नहीं लग रहा था कि वो सच में फ्रांस पहुंचे भी हैं या फिर नहीं। तभी अचानक एक आदमी उनके सामने बंदूक ताने खड़ा हो जाता है। जॉन तुरंत उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, वो बस सिर्फ क्रेटर तक पहुंचना चाहते हैं। तभी सामने वाला आदमी अपनी बंदूक नीचे करके उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ। वो उन्हें कलाला में बनी एक अबैंडन्ड मिल में ले जाता है और यही जगह अब उसका घर बन चुकी है। दरअसल वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी का यूज करता था और रेडियो एक्टिव एयर को जितना हो सके उतना फिल्टर करता था। अब ये उन्हें अपनी पत्नी और बेटी कैमेलिया से मिलवाता। इसकी पत्नी पैरालाइज्ड थी और बोल नहीं सकती थी, जो कि रेडियो एक्टिव हवा के कारण था। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं, जहां वो आदमी इनसे पूछता है कि आप लोग क्रेटर क्यों जाना चाहते हैं, जिस पर जॉन जवाब देता है कि उसने सुना है कि वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। लेकिन ये आदमी उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वेस्टर्न अलायंस और फ्रांसीसी सेना मिलकर उस हिस्से की ईस्टर्न अलायंस से रक्षा करते हैं, क्योंकि ईस्टर्न अलायंस क्रेटर के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। पूरा इलाका वॉर जोन बना हुआ है, उसे पार करना इम्पॉसिबल है।
अब रात को कैमेलिया नेथन को अपना कमरा दिखाती है और नेथन उसको अपनी चादर पर बनाए हुए स्टार्स दिखाता है। इस बीच एलिसन जॉन से पूछती है कि जब तुम बंकर के लिए निकल रहे थे, तुम्हारे पिता ने तुमसे प्राइवेटली क्या कहा था? जिस पर जॉन बताता है कि उन्होंने मुझसे वादा करवाया था कि मैं तुम्हारा और नेथन का हमेशा ख्याल रखूंगा। अगली सुबह फ्रांसीसी आदमी उन्हें एक मैप देता है और समझाता है कि कैसे वो वॉर जोन से बचते हुए क्रेटर तक पहुंच सकते हैं, पर ये उतना भी आसान नहीं होगा। आदमी बताता है कि वेस्टर्न अलायंस के बेस पर पहुंचने के बाद जॉन को कमांडर जेनेट से मिलकर उन्हें एक फोटो दिखानी होगी और जेनेट ही उन्हें क्रेटर तक पहुंचने में उनकी मदद करेगा। इसके बाद फ्रांसीसी आदमी उनसे एक रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, उसे यहाँ पर मत छोड़ो, वो भी बेहतर जिंदगी की हकदार है। तभी एलिसन बातचीत सुनकर कहती है कि हम उसे सुरक्षित तरीके से क्रेटर तक ले जाएंगे। कैमेलिया अपने माता पिता को दिल से अलविदा कह देती है और इसके बाद वो सब क्रेटर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब वो कुछ समय रुककर रेस्ट कर रहे थे, तभी अचानक कुछ सैनिक उन्हें देख लेते हैं। ये सोल्जर्स वेस्टर्न अलायंस के थे। वो इन्हें बताते हैं कि ये जगह सिविलियंस के लिए बैन है। इतना कहते ही बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, लेकिन कैमेलिया फ्रेंच में सैनिकों से बात करते हुए कहती है कि हम कमांडर जेनेट को ढूंढ रहे हैं, वो मेरे फादर के दोस्त हैं और वो हमें क्रेटर तक ले जाएंगे। जिस पर सैनिक जवाब देते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, जिसके बाद जॉन उनसे मदद की गुहार लगाता है। अब रात को एक सैनिक इन्हें वॉर जोन से सेफली बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है, जहां वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस की क्रेटर को लेकर भयंकर लड़ाई चल रही थी। सैनिक उन्हें चेतावनी देता है कि नजरों से दूर रहो और छुप कर चलो। कई डेड बॉडीज पार करने के बाद अब वो पहुंचते हैं वेस्टर्न अलायंस के खोदे हुए एक बंकर तक, जिसके बाद सैनिक उन्हें एक ट्रक में बैठाकर एक बेस कैंप पर छोड़ देते हैं, जहां उनकी मुलाकात कमांडर जेनेट से होनी थी। तभी कैमेलिया देखती है कि ये पहाड़ नए हैं, यानी इसका मतलब है कि क्रेटर बिल्कुल उनके पीछे है। यहाँ वो देखते हैं कि कई सिविलियंस क्रेटर तक जाने का इंतजार कर रहे हैं। फिर जॉन यहाँ मौजूद एक सोल्जर से बात करता है जो बेस पर तैनात था। वो उसे फोटो दिखाते हुए पूछता है कि कमांडर जेनेट कहाँ है, लेकिन बदले में सोल्जर उसे कमांडर की डेड बॉडी दिखाता है। फिर वो उनसे क्रेटर तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, जिस पर सैनिक कहता है कि हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जॉन उनसे भीख मांगते हुए कहता है कि मैं तो पहले से ही मरा हुआ इंसान हूँ, प्लीज क्रेटर तक पहुंचने में मेरी मदद करो। जिसके बाद सैनिक अपने साथी से कहता है कि इनके लिए भी बस में जगह बना दो, और आखिरकार वो बस में चढ़कर क्रेटर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ता अभी भी सेफ नहीं था, क्योंकि रास्ते में उनकी बस पर डाकू हमला कर देते हैं। सैनिक एक एक करके डाकुओं का सफाया करते हैं और जैसे ही ड्राइवर भागने की कोशिश करता है तो डाकू उसे भी मार देते हैं। अब वो एक एक करके सभी को बस से बाहर आने के लिए कहते हैं। उन्होंने बस को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था और अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। सब मजबूर होकर बस से बाहर उतरते हैं। जॉन पैसेंजर से कहता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, मैं सब संभाल लूंगा। अब जब सब बाहर निकल जाते हैं तो जॉन एक डाकू पर हमला कर देता है, जिसके बाद जब उसका दोस्त उसकी मदद करने आता है तो वहां मौजूद बाकी लोग उसे रोक देते हैं। अचानक बस से 2 फायर होने की आवाजें आती हैं। जॉन बाहर आता है, जिंदा लेकिन घायल। सभी मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। अब सब वापस बस में बैठते हैं और इस बार बस एलिसन चलाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद बस और आगे नहीं जा पाती, तो ये डिसाइड करते हैं कि अब पैदल ही चढ़ाई करनी होगी। जॉन भी दूसरों की मदद से पहाड़ चढ़ता है और आखिरकार चोटी पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं द जायंट क्रेटर। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उन्होंने इसके बारे में सुना था। फर्टाइल लैंड, फ्रेश पानी और साफ आसमान, जिसमें कोई रेडियो एक्टिव हवा नहीं थी। इस खूबसूरत नजारे को देखकर जॉन कहता है कि चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जॉन जमीन पर गिर पड़ता है। वो कहता है कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है और मैं सबको सुरक्षित देखकर बहुत खुश हूँ। थोड़ी ही देर बाद जॉन अपना दम तोड़ देता है और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। नेथन अपने पिता की तरह ही उसके लिए प्रे करता है और आगे की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। और इसी के साथ हमारी कहानी का एंड हो जाता है।